everyone. In today's session, we are going to discuss about the rights of arrested person. जिस भी पर्सन का अरेस्ट किया जा रहा है उसके अधिकार क्या क्या हैं सीआरपीसी में, उसको हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. The powers given to the police to facilitate the making of arrests, they are not absolute. These powers are subject to certain restraints. So, जो भी पुलिस ऑफिसर्स के पास पावर्स होती हैं सीआरपीसी में अरेस्ट करने की, वो एब्सोल्यूट नहीं होती हैं. वहाँ पे कुछ रिस्ट्रेंट्स भी होते हैं और यही जो रिस्ट्रेंट्स लगाए हैं सीआरपीसी ने पुलिस ऑफिसर्स के पावर्स विद रिस्पेक्ट टू अरेस्ट पर, यही रिस्ट्रेंट्स राइट होते हैं उस पर्सन के जिसका अरेस्ट किया जा रहा है. तो उनके पास क्या क्या राइट्स होते हैं. पहला है राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. तो सेक्शन 50 क्लॉज 1 ऑफ द कोड लेज डाउन दैट एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट शैल forthwith communicate to him full particulars of the offence for which he is arrested or other grounds for such arrest. तो सेक्शन 50 क्रॉस 1 अगर हम सीआरपीसी का पढ़ें तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो भी पुलिस ऑफिसर है या कोई भी पर्सन है जब भी अरेस्ट करने के लिए जाता है ऑफेंडर को, तो उसको उसके ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है. उसको क्लियरली बताना पड़ेगा कि भैया ये ग्राउंड्स हैं, तुमने ये काम किया है जिसकी वजह से हम तुम्हारा अरेस्ट करने आए हैं. In case of arrest made under a warrant, Section 75 requires a police officer or other person executing a warrant of arrest to notify the substance thereof to the person to be arrested and if required to show him the warrant. तो यहाँ पे दो सिचुएशन है. एक तो केस है जहाँ विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट करने आई है, तो वो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं जिसमें पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है. विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द कोर्ट पुलिस कैन अरेस्ट द ऑफेंडर. तो उस केस में तो बताना पड़ेगा ग्राउंड्स कि ये ग्राउंड है जिसकी वजह से हम तुम्हारा अरेस्ट कर रहे हैं. दूसरी सिचुएशन है विद वारंट आई है, यानी कोर्ट की परमिशन लेके आई है, कोर्ट का वारंट लेकर के आई है. तो जो भी वारंट है वो दिखाएगी, वारंट के सब्सटेंस को दिखाएगी कि देखो भैया तुमने ये ऑफेंस किया है, तुम्हारे लिए वारंट इशू किया गया है और उसमें सारे आधार लिखे हुए हैं जिसके तहत हम तुम्हारा अरेस्ट करने आए हैं. Section 50A, as inserted by CRPC Act 2000, CRPC Criminal Procedure Amendment Act 2005, makes it obligatory on the police officer making arrest to give information about the arrest of the person as well as the place where he is being held to anyone who may be nominated by him for sending such information. तो क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट आया 2005 में, तो उसमें सेक्शन 50A को इंसर्ट किया गया सीआरपीसी 1973 में, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती है कि जब भी किसी पर्सन का अरेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो ऐसे पर्सन को दे, किसी दूसरे पर्सन को दे जिसको अरेस्टेड पर्सन ने नॉमिनेट किया है. ठीक है, ताकि समय जो भी होता जा रहा है अरेस्ट से रिलेटेड उसकी इन्फॉर्मेशन उस पर्सन को दी जा सके कि भैया फलाना तुम्हारे ये आदमी जिसको हमने अरेस्ट किया है, इन कारणों से अरेस्ट किया है, अब तुम देख लो. Further, an entry of the fact as to who was informed of the arrest shall be made in the book kept in the police station for such purpose. तो यहाँ पे जब भी किसी पर्सन का अरेस्ट होता है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बुक होती है, उसमें उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की एंट्री करा दी जाती है पुलिस स्टेशन में. तो जिस पर्सन का अरेस्ट हुआ उसको तो पता है कि उसका अरेस्ट हुआ है, उसके अलावा उसने जिस पर्सन को नॉमिनेट किया है कि मेरे अरेस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होनी चाहिए, तो उस दूसरे पर्सन के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन होगी और साथ में एक एंट्री भी होगी जो पुलिस स्टेशन में डाली जाएगी विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. The section also makes it obligatory on the magistrate before whom the arrested person is brought to satisfy himself that the requirement of the section has been complied with. तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन डाली गई है बिफोर whom the arrested person is brought, जिसके सामने उस अरेस्टेड पर्सन को लाया गया था, कि वो ये चेक कर सके कि सारी की सारी ये जितनी भी चीज़ें हैं कि एक नोटिफाइड पर्सन है, इसको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, साथ में एंट्री भी पुलिस स्टेशन में डाल दी गई है विद रिस्पेक्ट टू द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन. तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर वो सारा का सारा फॉलो हुआ है प्रॉपरली कि नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड मैजिस्ट्रेट के ऊपर भी ऑब्लिगेशन होती है कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे, वो इस चीज़ पे निगरानी रखे ताकि किसी भी अरेस्टेड पर्सन के साथ कोई भी कुछ भी गलत ना हो, एक प्रॉपर तरीके और एक प्रॉपर प्रोसीजर के साथ ही अरेस्ट हो और उसके बारे में जानकारी उसके जानने वाले के पास भी हो.
Apart from these provisions of the code recognizing the right to know the grounds of arrest, the Constitution has also conferred on this right the status of a fundamental right. Article 22 clause 1 of the Constitution provides that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground of such arrest, nor shall be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. तो अगर हम अपना संविधान देखें, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, तो आर्टिकल 22 में भी इससे रिलेटेड प्रोसीजर है. यहाँ पर भी एक अरेस्टेड पर्सन का राइट डिफाइंड है आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में, जो क्लियरली बोलता है कि जिस भी पर्सन को डिटेन किया गया है कस्टडी में, उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना बहुत ज़रूरी है. साथ में वो अपना एक लॉयर हायर कर सके, अपना केस लड़ सके, अपने आप को डिफेंड कर सके, अपनी चॉइस का एक लॉयर रख सके, ये भी अधिकार उसके पास होता है. वो कंसल्टेशन ले सकता है अपनी चॉइस के लॉयर से कि भैया अब मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूँ, अपने आप को कैसे इस मुसीबत से निकालूँ. तो वो अपने लिए एक लॉयर भी हायर कर सकता है. The right to be informed of the grounds of arrest is a precious right of the arrested person. Timely information of the grounds of arrest serves him in many ways. It enables him to move the proper court for bail or to make expeditious arrangements for the defense. बेल के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था. एज अ मैटर ऑफ राइट बेल ली जा सकती है, और बेल कब मिलती है? जब किसी पर्सन का अरेस्ट हो जाता है. तो जब भी कोई पर्सन अरेस्ट हो जाता है, एज अ मैटर ऑफ राइट ही कैन टेक अ बेल. तो ये सारी इंफॉर्मेशन, सारे ग्राउंड्स अरेस्टेड पर्सन को बताने ज़रूरी इसलिए ताकि वो टाइम रहते प्रॉपर मूव ले सके और अपने बेल का इंतज़ाम कर सके, अपने आप को सिचुएशन से बाहर ला सके और अपना डिफेंस ले सके. तो पहला राइट क्या है? राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट. सेकेंड है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल. अब कोई ले पर्सन है, कोई पर्सन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ पे उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि भैया तुम्हारा अरेस्ट हो रहा है, पर लॉ के तहत तुम बेल ले सकते हो, तुम्हारे पास ये अधिकार है. तो according to section 50 clause 2, where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offence, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. तो जितने भी bailable offence है, अगर उनसे related कोई offence किया है, तो as a matter of right the person can take a bail. लेकिन अगर उसको पता ही ना हो कि उसके पास ये अधिकार है, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास ये ड्यूटी होती है कि जब भी वो किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहा है और वो पर्सन ने ऐसा ऑफेंस कमिट किया है, उसके ऊपर एक्यूजेशन है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है जो कि एक बेलेबल ऑफेंस है, तो उसको ये बताना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि भैया एज अ मैटर ऑफ राइट यू कैन टेक अ बेल. नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ पे तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो बेल दे या ना दे. लेकिन बेलेबल ऑफेंस में तो उस अरेस्टेड पर्सन का ये अधिकार है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है. And third right is right to be taken before a magistrate without delay. Very important. तो यहाँ पर according to section 56, in case of arrest by a police officer without warrant, the arrested person shall without unnecessary delay be produced before a magistrate having jurisdiction or before officer in charge of a police station. And in case of an arrest made under a warrant, section 76 provides that the police officer without delay is to produce such arrested person before the court having jurisdiction in the case. The proviso to the section further provides that such delay shall not in any case exceed 24 hours exclusive of the time necessary for journey from the place of arrest to the magistrate's court. तो section 56 ऐसे केसेस हैं जो कि नॉन वारंट केसेस हैं, और सेक्शन 76 ऐसे केस हैं जहाँ पे वारंट इशू हुआ है. इन दोनों ही केसेस में ये ज़रूरी है कि टाइम रहते मैजिस्ट्रेट के पास अक्यूज पर्सन को प्रोड्यूस कर दिया जाए, और ये जो भी टाइम है जल्दी से जल्दी प्रोड्यूस करेंगे, और ये 24 घंटे से किसी भी मामले में एक्सीड नहीं करेगा. और इस पर्टिकुलर 24 घंटे के टाइम पीरियड में ऐसा टाइम घटा दिया जाएगा जितना टाइम जर्नी में लगता है, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट तक पहुंचने में लगता है, उतना टाइम माइनस करके मिनिमम 24 आवर्स के अंदर अंदर अक्यूज पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना ज़रूरी है. According to section 57, no police officer shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 167, exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place of arrest to the magistrate court. तो हम सेक्शन 56, 57, सेक्शन 76
ये तीनों ही सेक्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी जिस भी मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंडर आता है उसको उस मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें से उतना टाइम पीरियड एक्सक्लूड कर दिया जाएगा जितना जर्नी में लगा उस कोर्ट तक पहुँचने के लिए। तो इसमें हमने कौन कौन से सेक्शंस देखे? सेक्शन 56, सेक्शन 76, सेक्शन 57 एंड सेक्शन 167। देन चौथा राइट क्या है? राइट टू बी एग्जामिन्ड बाय अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। Section 54 has been completely substituted by Code of Criminal Procedure Amendment Act 2008. Section 54 as substituted by the Amendment Act of 2008 now makes it mandatory for the state to make medical examination of the arrested person soon after his arrest by a medical officer in the service of central or state government, and in the absence of such medical officer by a registered medical practitioner. तो Section 54 को as substituted by the Amendment Act of 2008. तो 2008 Amendment Act में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी अरेस्टेड पर्सन है, जैसे ही उसका अरेस्ट होगा उसका एग्जामिनेशन करेगा डॉक्टर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज में है या स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में है, या अगर ऐसा कोई मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ये देखेगा कि भैया अरेस्ट करने के बाद उसको मारा पीटा तो नहीं है, उसको कोई चोट तो नहीं पहुंचाई है फिजिकली, whether the arrested person is all right or not. तो ये भी उसका अधिकार है कि उसकी जांच हो सके एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर वो दोनों ही नहीं है तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना बहुत ज़रूरी है। Earlier, it was a duty of the magistrate to inform the arrested person of his right to get himself medically examined in case the arrested person complained of physical torture in physical custody, and the magistrate was empowered to refuse the medical examination where he considered the request to be vexatious or defeating the ends of justice. The substituted section makes the medical examination of the arrested person mandatory, and there is no question of the magistrate being satisfied with the genuineness of the request. The substituted section also lays down that where the arrested person is a female, the examination shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in the absence of a female medical officer by a female registered medical practitioner. तो ये चौथा राइट ये है कि जैसे ही अरेस्ट हुआ है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर्स करेंगे, ये देखने के लिए कि कहीं अरेस्टेड पर्सन के ऊपर टॉर्चर तो नहीं हुआ है। पहले क्या होता था, ये 2008 जो अमेंडमेंट एक्ट है उससे पहले मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशन होती थी कि अगर जो अरेस्टेड पर्सन है उससे कहता है कि सर मेरा प्लीज़ मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए, तो कि मेरे ऊपर फिजिकल टॉर्चर हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट को अगर लगता था कि ये कंप्लेंट वेक्सेशियस है तो वो मना भी कर सकता था कि नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के केस में ये मैंडेटरी है मैजिस्ट्रेट के लिए कि वो अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन कराए और देखिए कि कहीं उसको चोट वोट तो नहीं पहुंचाई है पुलिस ऑफिसर्स ने कस्टडी के में रहते हुए। तो ये भी उसका अधिकार है कि वो जो वो जो अरेस्टेड पर्सन है उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन डॉक्टर करे जैसे ही उसका अरेस्ट हुआ हो, ये जानने के लिए कि उसको कहीं फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया गया है। और जो सब्स्टिट्यूटेड सेक्शन है वो ये भी देता है कि जो फीमेल है अरेस्टेड पर्सन उसका जो एग्जामिनेशन है एक फीमेल मेडिकल ऑफिसर करेगी, और अगर कोई इन द एब्सेंस ऑफ फीमेल मेडिकल ऑफिसर बाय अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, अगर फीमेल मेडिकल ऑफिसर एब्सेंस है तो उसकी एब्सेंस में कोई भी फीमेल जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उस फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी कि अरेस्ट के दौरान उसको किसी भी तरह की कोई भी चोट पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा ना पहुंचाई गई हो। थैंक यू।